जरा सोचिए, अगर सड़क पर कोई अपराध कर दे और उसे कोई सजा ना मिले तो समाज में क्या होगा? क्या ताकतवर लोग और ज्यादा मनमानी नहीं करेंगे? क्या ईमानदार और कमजोर लोगों की जिंदगी असंभव नहीं हो जाएगी? दोस्तों, यही सवाल प्राचीन भारत के चिंतकों के सामने भी था और इसी का जवाब उन्होंने दिया दंड नीति के रूप में। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि दंड नीति क्या थी और मनुस्मृति और अर्थशास्त्र ने इसे कैसे परिभाषित किया। अगर शाब्दिक अर्थ समझें तो दंड का अर्थ है सजा या शक्ति और नीति का अर्थ है नियम या व्यवस्था। तो दंड नीति का मतलब हुआ राज्य द्वारा समाज को अनुशासित करने और न्याय बनाए रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली व्यवस्था। ये केवल दंड देने की बात नहीं थी, बल्कि यह एक नैतिक और राजनैतिक सिद्धांत था जिसका उद्देश्य था न्याय कायम करना, व्यवस्था बनाए रखना, जनता की सुरक्षा करना। क्या आपको लगता है कि समाज केवल नैतिक शिक्षा से चल सकता है या सजा का डर भी जरूरी है? मनुस्मृति कहती है कि राजा धर्म का रक्षक है और दंड उसी का सबसे महत्वपूर्ण साधन। मनु के अनुसार कहें तो दंड से लोग धर्म का पालन करते हैं। दंड के बिना समाज अराजकता में बदल जाएगा। दंड ही वह शक्ति है जो लोभी, दुष्ट और अपराधी लोगों को नियंत्रण में रखती है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति में कहा गया है कि जैसे बिजली सबको डराती है, वैसे ही दंड का भय लोगों को अनुशासन में रखता है। दंड को केवल दमन का साधन नहीं, बल्कि धर्म पालन करने का उपकरण माना गया है। अच्छा बताइए, क्या आपको लगता है कि आज भी लोग केवल कानून के डर से अपराध करने से बचते हैं? वहीं दूसरी तरफ कौटिल्य चाणक्य ने दंड नीति को राज्य विज्ञान का सबसे आवश्यक अंग बताया। कौटिल्य के अनुसार दंड राज्य का सबसे शक्तिशाली साधन है। बिना दंड के न राजा टिक सकता है न प्रजा। राजा का पहला कर्तव्य है न्यायपूर्ण दंड देना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। पहला, समान दंड। अपराधी चाहे राजा का रिश्तेदारी क्यों ना हो, सामान्य व्यक्ति दंड समान होना चाहिए। दूसरा, न्याय संगत दंड। अपराध के अनुसार ही दंड होना चाहिए। तीसरा, दंड का उद्देश्य केवल दंडित करना ही नहीं, बल्कि समाज में अनुशासन और भय पैदा करना ताकि अपराध कम हो। और चौथा, राजा और दंड। राजा और दंड के अंतर्गत राजा खुद भी दंड के अधीन है, वह मनमानी नहीं कर सकता। दोस्तों, कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि राज्य तभी टिकेगा जब लोग राजा को न्याय प्रिय मानेंगे और ना कि डराने वाला शासक। मनुस्मृति ने दंड को धर्म पालन करने का साधन माना। अर्थशास्त्र ने दंड को राजनीतिक व्यवस्था और शक्ति संतुलन का साधन माना। दोनों इस बात पर सहमत थे कि बिना दंड के समाज में अराजकता फैल जाएगी, किंतु दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि मनुस्मृति ने इसे नैतिक और धार्मिक संदर्भ में रखा और अर्थशास्त्र ने इसे व्यवहारिक और राजनीतिक संदर्भ में विकसित किया। किंतु दंड की प्रासंगिकता आज भी आधुनिक कानून और न्याय व्यवस्था इसी सिद्धांतों पर टिकी हुई महसूस होती है, जैसे संविधान, पुलिस, कोर्ट। सब दंड नीति की आधुनिक रूपरेखा है। यदि सजा का डर ना हो तो अपराध रुकेंगे नहीं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि केवल नैतिक शिक्षा से लोग सुधर सकते हैं या कानून और दंड दोनों जरूरी हैं? दोस्तों, प्राचीन भारत में दंड नीति केवल सजा देने की नीति नहीं थी, बल्कि ये न्याय और व्यवस्था बनाए रखने की नीति थी। मनुस्मृति ने इसे धर्म का आधार बताया और अर्थशास्त्र ने इसे राजनीति का आधार माना। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन निष्कर्ष एक ही था। बिना दंड के ना समाज टिक सकता है और ना ही राज्य। आज भी जब हम कोर्ट, संविधान, पुलिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसी प्राचीन दंड नीति की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो सोचिए, असली दंड नीति क्या है? डर पैदा करना या न्याय और अनुशासन के साथ समाज को सुरक्षित रखना? यही सवाल हमें प्राचीन चिंतन से जोड़ता है और आधुनिक राजनीति को दिशा देता है। यदि आपको ये वीडियो
अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे लगेगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है।